जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 के संक्रमण के चलते तमाम अकादमिक गतिविधियां फिलहाल स्थगित हैं। विद्यार्थियों की शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसीलिए भारत सरकार की नवीनतम योजना भारत पढ़े ऑनलाइन के तहत मैं डॉक्टर सुजाता मिश्रा, हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर हिंदी विभाग से आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम अपने पाठ्यक्रम की आखिरी इकाई पर चर्चा करेंगे। इस आखिरी इकाई में हमारे पास 2 अध्याय हैं, जिनमें 2 संस्मरण शामिल हैं। आज हम अपनी इस इकाई के पहले संस्मरण पर चर्चा करेंगे। यह पहला संस्मरण है वसंत का अग्रदूत। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। हम अपनी कक्षा में पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि संस्मरण किसे कहते हैं। हम सभी अपने जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं, अनेक यात्राओं में जाते हैं। हमारे जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका हम पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम ऐसी ही किसी घटना, व्यक्ति अथवा स्थान पर अपनी स्मृति के आधार पर कुछ लिखते हैं तो इसको संस्मरण कहते हैं। हम कह सकते हैं कि संस्मरण अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है, जिसमें एक और पाठक जिस व्यक्ति अथवा विषय पर लिखा गया है उसके बारे में बहुत नज़दीक से जान सकता है। साथ ही जो लेखक है, जो संस्मरण लिख रहा है, उसको भी पुनर्मूल्यांकन का एक मौका मिलता है। तो सबसे पहले हम अपने संस्मरण लेखक के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। अज्ञे एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कविता, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, डायरी, संस्मरण, निबंध, अनुवाद आदि सभी साहित्यिक विधाओं में फैले हुए ठहराव को तोड़कर नई राहों की स्थापना की, नई राहें खोजी। अज्ञे साहित्य में विषय वस्तु से लेकर भाषा शैली, भाव सभी स्तरों पर प्रयोग करने के समर्थक थे, नएपन के समर्थक थे। उनका मानना था कि जो पुराना है वो पुराना है, वो अतीत के साथ गुजर गया। नए कवियों को, नए लेखकों को अपने लिए नए प्रकार के शब्द गढ़ने चाहिए, नए प्रतीकों का, नए उपमानों का प्रयोग करना चाहिए। इसीलिए जो अज्ञे का जो काव्य रचना काल है उसको प्रयोगवाद के नाम से भी हिंदी साहित्य में जाना जाता है। इस काल के लगभग सभी कवियों ने सभी स्तरों पर अपने साहित्य में प्रयोग किए हैं, इसलिए इस काल को हम साहित्य में प्रयोगवाद के नाम से भी जानते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में शामिल वसंत का अग्रदूत अज्ञे के संस्मरण संग्रह स्मृति लेखा में संकलित है। स्मृति लेखा में सरोजिनी नायडू, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सहित कुल 12 साहित्यकारों से संबंधित संस्मरण हैं। और जो वसंत का अग्रदूत हमारा संस्मरण है, यह लिखा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म वसंत पंचमी के दिन हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी एक कविता हिंदी के सुमनों के प्रति पत्र में कहा था कि मैं ही वसंत का अग्रदूत। ऐसा शायद उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उनका जन्म वसंत पंचमी के दिन हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभकारों में गिना जाता है। 1940 की एक घटना है। अज्ञे के लेखकीय जीवन का शुरुआती काल है यह, जहाँ पर विश्व भारती द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी के एक तिमाही पत्र में अज्ञे ने अपने एक लेख में घोषणा कर दी थी कि निराला इज डेड, यानी निराला का साहित्यिक व्यक्तित्व जो था, जो कवि रूप था, वह अब नहीं रहा। अज्ञे का यह कहना था निराला इज डेड, यानी जो कवि निराला थी, जो साहित्यकार निराला थी, वो अब नहीं रहे। यह वह दौर था जब हिंदी साहित्य जगत में निराला पर चौतरफा हमले हो रहे थे। हम सभी जानते हैं कि निराला अपने साहित्यिक जीवन में अंग्रेजी के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से कई बार अपनी इस पीड़ा को व्यक्त किया है कि किस प्रकार
अंग्रेजी हिंदी पर अपना वर्चस्व स्थापित करती जा रही है। लोगों का कहना था कि निराला बौरा गए हैं, निराला ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। इन्हीं सब खबरों के हवाले से संभवतः अज्ञेय ने अति उत्साह में यह घोषणा कर दी कि निराला इज डेड। अज्ञेय के इस लेख की साहित्य जगत में तीखी आलोचना हुई। लोगों ने उनका कड़ा विरोध किया, क्योंकि साहित्यकार कभी मरता नहीं, वह अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से सदा जीवित रहता है। तो अपने इस लेख के कारण अज्ञेय को निराला के प्रशंसकों द्वारा, साहित्य जगत के चिंतकों द्वारा तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। इस लेख को लिखने से पहले अज्ञेय स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निराला से नहीं मिले थे, यानी उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो सुनी हुई खबरों के आधार पर लिखा कि निराला इज डेड। इस लेख के प्रकाशन के बाद अज्ञेय पहली बार निराला से मिलने उनके घर गए और वहाँ निराला अज्ञेय से बहुत ही बड़प्पन के साथ मिले, बहुत अपनेपन के साथ मिले। बल्कि निराला ने उनके आलोचक व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि कद काठी से तो रामविलास शर्मा जैसा ही है। रामविलास शर्मा का हिंदी आलोचना जगत में क्या स्थान है, यह सभी जानते हैं। तो अज्ञेय बहुत प्रभावित हुए कि मैंने इनके बारे में इतनी तीखी आलोचना की थी, लेकिन उसके बावजूद ये मेरे आलोचना कर्म को व्यक्तिगत स्तर पर ना लेकर मेरे आलोचना कर्म की प्रशंसा कर रहे हैं। तो यह वह दौर था जब साहित्यकार आलोचना को सकारात्मक रूप से लेते थे, उसको एक फीडबैक की तरह लेते थे। तो निराला ने अज्ञेय का उत्साह बढ़ाया, उन्हें अपनेपन से गले लगाया, जिसके बाद अज्ञेय को अफसोस हुआ कि उन्होंने बिना निराला को पूरी तरह जाने इतनी बड़ी बात बोल दी कि निराला इज डेड। इसके बाद निराला और अज्ञेय कई साहित्यिक गोष्ठियों में, कई कार्यक्रमों में मिलते रहे, लेकिन यह सब औपचारिक मुलाकातें थी जहाँ एक दूसरे को निजी तौर पर जानने का उतना अवसर नहीं मिलता था। अब अज्ञेय ने निराला को पढ़ना शुरू किया और उनको करीब से जानने का प्रयास शुरू किया, और अज्ञेय को उनकी सबसे अच्छी कविता लगी तुलसीदास, जहाँ उनको लगा कि यहाँ पे निराला का सांस्कृतिक बोध बहुत उभर कर सामने आता है। अज्ञेय को समझ में आने लगा कि निराला का अध्ययन काफ़ी गहरा और व्यापक है। उन्होंने लेखक के व्यक्तित्व के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को पाठक के सामने रख दिया है। इसी संदर्भ में एक किस्सा सुनाते हुए अज्ञेय बताते हैं कि एक बार शिवमंगल सिंह सुमन और अज्ञेय निराला के घर गए, लेकिन निराला के घर जाते जाते उनको 10 बज गए। जब वो निराला के घर गए तो निराला जी अपने लिए भोजन बना रहे थे। थोड़ी देर वो लोग बैठ के आपस में बातचीत की। उसके बाद निराला जी अंदर गए और जो भोजन उन्होंने अपने लिए बनाया था, कटहल की सब्जी बनाई थी, वो उठाकर वो उन दोनों के लिए एक प्लेट में रखकर ले आए। अज्ञेय और शिवमंगल सिंह सुमन जानते थे कि यह तो निराला जी का भोजन है, यदि हमने यह खा लिया तो निराला जी सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन यहाँ वो ये भी बताते हैं कि यहाँ पे निराला जी से ना कहने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि यह निराला का स्वभाव था, वो मानते ही नहीं। उनके घर जो आता था उसको वो भोजन करा कर ही भेजते थे, भले उनके पास अपने लिए ना हो। जब अज्ञेय और शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा कि नहीं निराला जी तो आपके लिए है, तो निराला जी ने हंसकर कहा कि तो फिर सही समय पर आना था ना, भोजन के समय आओगे तो भोजन तो करना पड़ेगा। अब भुगतो तो, चाहे वो मेरा भोजन हो चाहे वो किसी का भोजन हो, तुम करो, मेरी चिंता मत करो। और अज्ञेय और शिवमंगल सिंह सुमन को अंततः वह भोजन करना पड़ा, जिसका उनको बाद में बहुत अफसोस हुआ कि आज उनकी वजह से निराला जी भूखे पेट ही रह गए। वो जानते थे कि उनके पास इससे ज़्यादा सामान नहीं है। तो अज्ञेय के सेंसमेंट से हम यह देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति को कुछ मापदंडों पर तौलकर नहीं देख सकते, जैसा कि हम सभी करते हैं। हम सभी की एक आदत होती है कि हम कुछ खास मापदंडों पर हर किसी को जज करते हैं कि अच्छा शराब पीता है तो चरित्रहीन ही होगा। ये हम सभी का कहीं ना एक नज़रिया रहता है। तो वही साहित्य जगत ने निराला के साथ कहीं ना कहीं एक अन्याय किया था कि उनकी कुछ आदतों को उनके व्यक्तित्व का मापदंड बना दिया था। इसी बात को अज्ञेय ने बहुत यथार्थ रूप से आपके सामने रखा है कि हाँ, निराला यदि शराब पीते थे, यदि वो बेफिक्र किस्म के थे, तो उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू यह है कि वो बहुत उदार थे। ऐसे ही एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए अज्ञेय बताते हैं कि मेरठ में एक साहित्यिक कार्यक्रम हुआ
जहां होमवती जी ने यह तय किया कि निराला जी उनके घर में रुकेंगे। होमवती जी का परिवार शुद्ध शाकाहारी था और होमवती जी यह नहीं जानती थी कि निराला जी मांसाहार करते हैं या शराब पीते हैं। वो अति उत्साह में थी और निराला जी को अपने घर ले गई। तो जब होमवती जी को बाद में यह पता चला कि निराला जी तो भाई शाम को मांसाहार ही करते हैं और शराब जरूर पीते हैं, तो उनको थोड़ी घबराहट हुई कि यह तो मेरे घर में हो नहीं पाएगा, इसका प्रबंध मैं कहाँ से करूँ। और उन्होंने अपनी यह दुविधा अपने साहित्यिक मित्रों के सामने आकर रखी। साहित्यिक मित्रों ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसका प्रबंध हम कर देंगे, हम निराला को भोजन कराने बाहर ले जाएंगे। तो शाम के समय ये लोग निराला को नजदीक के होटल में ले गए और उनको उनका मन का खाना खिलाया, उनको उनके मन मुताबिक शराब मुहैया कराई। और उसके बाद निराला को लगा कि अब मैंने शराब पी ली है। तो ऐसा नहीं था कि वो शराब पी लेते थे तो अपना होश खो देते थे। शराब पीने के बाद उनको यह होश था कि मैं इस स्थिति में होमवती जी के घर नहीं जा सकता। यानी उनकी आदत भले थी कि वो शराब के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन वो ये जानते थे कि मेरी इस आदत की वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो उस रात निराला जी होमवती जी के घर पहले नहीं गए, वो पहले अपने उन्हीं मित्रों के यहाँ आए, क्योंकि उनको पता था कि मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं होमवती जी के घर जाऊँ। उन्होंने मुझे अतिथि बना के अपने यहाँ बुलाया है और यदि मैं इस हालत में उनके घर गया तो पता नहीं उनके घर वाले क्या सोचेंगे। उनके साहित्यिक कर्म को तो हम सभी जानते हैं, उसको भी अज्ञेय ने सामने रखा है, लेकिन उनके निजी जीवन को भी अज्ञेय ने पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया है, जिससे हम यह समझ पाते हैं कि हमें कुछ मापदंडों पर किसी व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, इसके आधार पर आप उसके चरित्र का, उसके व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं कर सकते। इसके आधार पर आप यह तय नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति तो ऐसा ही होगा, क्योंकि वो शराब पीता है तो वो चरित्रहीन है। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। इसी बात को अज्ञेय ने अप्रत्यक्ष रूप से कहने का प्रयास किया है और इसमें वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हैं। और यहाँ हमें समझ पाते हैं कि निराला जैसा भाषिक रूप से, वैचारिक रूप से प्रतिभा संपन्न व्यक्ति यदि कभी चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा दिखाने लगता है, नाराज हो जाता है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उसके जीवन की कोई परिस्थिति होगी। कोई भी व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है उसके पीछे उसके जीवन की कोई ना कोई परिस्थिति रहती है। इसलिए किसी को जज करने से पहले उसको करीब से जानना जरूरी होता है। और यही प्रयास अज्ञेय ने यहाँ पर किया है कि निराला का जीवन इतना संघर्षपूर्ण था, इतना दुख भरा जीवन था उनका, इतना कष्टप्रद जीवन था उनका, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने रचना कर्म पर लगाया। यह बड़ी बात है। और अपने आप को उस अवसाद से बचाने के लिए वो शराब पीने लगे या बेफिक्रे किस्म के हो गए, तो इसमें क्या गलत है? मायने रखता है उनका काम। और निराला का साहित्यिक कर्म छायावाद की ही नहीं, हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। तो अज्ञेय के इस संस्मरण से हम यह समझ पाते हैं कि निराला के निजी जीवन और आदतों के आधार पर उनके साहित्यिक व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अज्ञेय एक घटना का जिक्र और करते हैं कि जब शिवमंगल सिंह सुमन और अज्ञेय निराला जी के घर गए तो सुमन जी ने निराला जी से पूछा कि आजकल आप क्या लिख रहे हैं। निराला जी ने कहा कि कौन निराला? निराला तो मर गया, निराला इज डेड। निराला की यह बात सुनकर अज्ञेय को थोड़ा अफसोस हुआ। उनको लगा कि उनको अपने लेख में इस तरह से नहीं लिखना चाहिए था और कहीं ना कहीं साहित्यिक जगत ने, अंग्रेजी जगत ने निराला के इस रचना कर्म के साथ अन्याय किया है। यहाँ पे अज्ञेय को यह महसूस हुआ। और अच्छी बात यह है कि उसके बाद अज्ञेय ने निराला को करीब से जाना, उनके साहित्य को जाना, उनके निजी जीवन को जाना और उसके बाद उन्होंने बहुत ही यथार्थ रूप से उनके पूरे जीवन पर यह संस्मरण लिखा। तो यह अज्ञेय की ईमानदारी भी हम कहेंगे और ऐसा होना चाहिए। यदि आपने कभी कुछ कहा हो जिसके बाद आपको ये महसूस हो कि नहीं वह तथ्यपरक नहीं था, वह न्यायोचित नहीं था, तो आपको उसको स्वीकार लेना चाहिए और अपनी बात का पुनर्मूल्यांकन करते हुए दोबारा नए सिरे से लिखना चाहिए। तो इस संस्मरण के लिए हमें अपने लेखक अज्ञेय की भी प्रशंसा करनी चाहिए। अपने तमाम चिंतन मनन से अज्ञेय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निराला के व्यवहार में आई बेचैनी, बदहवासी और चिड़चिड़ाहट कहीं ना कहीं उनके संघर्षपूर्ण जीवन और साहित्यिक जगत से मिली उपेक्षा के कारण ही है।
शायद इसीलिए अज्ञे ने जब अपनी डायरी लिखी भवंती नाम से, तो उसमें उन्होंने कहा कि प्रसाद पढ़ाए जाएंगे, निराला पढ़े जाएंगे और पंथ से सीखा जाएगा। तो यह बहुत बड़ी बात थी। इस प्रकार हम इस संस्मरण के माध्यम से देखते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति को कुछ चुनिंदा मापदंडों के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। उसकी आदतों के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। किसी व्यक्ति को जानना है तो समग्रता में देखने का प्रयास करना चाहिए। और वैसे भी किसी व्यक्ति की खान पान की आदतें, रहन सहन की आदतें क्या है, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि व्यक्ति अपने कर्म से समाज को क्या दे रहा है। और निराला ने अपनी रचना कर्म से हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध किया है। इस संस्मरण के माध्यम से हम यह समझ पाते हैं। इसी के साथ मेरा आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। घर पर रहें, घर पर पढ़ें, कुछ नया करें, कुछ नया सीखें। निराला को पढ़ें, अज्ञेय को पढ़ें। निराला पर अज्ञेय के अलावा किन साहित्यकारों ने लिखा है उसको भी जानने का प्रयास कीजिए। अज्ञेय और निराला दोनों ने ही साहित्य की अनेक विधाओं में अपना रचना कौशल दिखाया है। अभी आपके पास समय है, आप घर में हैं, आप पढ़िए, सीखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि कोविड-19 से बचाव ही सुरक्षा है।